सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। पिछली जो क्लास थी हमारी, उस पिछली क्लास में हमने भू संसाधन टॉपिक पढ़ा था और भू संसाधन टॉपिक के बाद आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। तो देखते हैं आज का टॉपिक मृदा संसाधन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, परीक्षा में इससे सवाल पूछा जाता है। अब मृदा संसाधन में पहला अपन पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। पहला क्या पढ़ेंगे अपन? मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं का वर्गीकरण। अब हम धीरे धीरे एक एक मृदा को लेते हैं। सबसे पहले जो हम मृदा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो पहली जो मृदा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। सभी साथी नोट करते जाना, जलोढ़ मृदा। इसमें लिखेंगे अपन नंबर 1, यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई। यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है। रूप में फैली हुई है। यह मृदा विस्तृत रूप में फैली है। विस्तृत का मतलब होता है कि लंबे चौड़े क्षेत्र में। विस्तृत का मतलब क्या होता है कि लंबे चौड़े क्षेत्र में यह मृदा फैली हुई। उसके बाद दूसरा जो बिंदु पढ़ेंगे इसका जलोढ़ मृदा का, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। अब देखो यहाँ देश का है, कौन से देश की बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ भारत देश की बात हो रही है। तो जलोढ़ मृदा भारत देश की महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मिट्टी का तीसरा बिंदु पढ़ेंगे संपूर्ण भारत का उत्तरी मैदान। ध्यान रखना, संपूर्ण भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। संपूर्ण भारत का उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदा से बना है, यानी जलोढ़ मिट्टी से मृदा से बना है। अब देखो आगे टॉपिक है अपना मृदा संसाधन, और इसी में पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं मृदाओं का वर्गीकरण। और मृदाओं के वर्गीकरण में पहली जो मिट्टी वो पढ़ेंगे अपन जलोढ़ मृदा, और इसमें यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है। देश की महत्वपूर्ण मृदा भी है और संपूर्ण भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अब परीक्षा में आता है सवाल कि संपूर्ण भारत का उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना है? तो आपको उत्तर लिखना है कि संपूर्ण भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है। पहला, दूसरा, तीसरा लिखते हैं। चौथा बिंदु लिखते हैं इसका कि यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से मिलकर बनी है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से मिलकर बनी है। अब आपसे सवाल पूछ ले कि कौन सी मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से मिलकर बनी है। नदी तंत्रों से मिलकर बनी है। ध्यान रखना, वो 3 नदियां जो है, 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से मिलकर बनी। ये तीनों जो नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों जो नदियां हैं वो नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा यहाँ से तो ध्यान रखना, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछेगा। और लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का प्रश्न होता है, और उसकी लिमिट जो होती है वो होती है 50 शब्द, यानी कि कॉपी की 5 लाइन में आपको इसका आंसर देना होता है। हमारा टॉपिक चल रहा है जलोढ़ मृदा। ध्यान रखना, लंबे यानी विस्तृत रूप में फैली हुई है और देश की महत्वपूर्ण मृदा भी है। संपूर्ण भारत का उत्तरी जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और ये मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से मिलकर बनी है। पहली जो नदी वो सिंधु है, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। इसके आगे लिखते हैं अपन यह मृदा
राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई, गुजरात तक फैली हुई है। एक नंबर में सवाल पूछ लेता है बहुविकल्पात्मक एबीसीडी वाला कि भारत में जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ यानी किन दो राज्यों में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा एक तो राजस्थान और दूसरा होगा गुजरात। घुमाकर ये पूछ सकता है कि भारत में राजस्थान गुजरात में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आंसर क्या लिखोगे, जलोढ़ मृदा पाई जाती। पांचवा पॉइंट देखते हैं इसका। महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों, गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बना है। डेल्टा क्या होता है कि जब नदियां पहाड़ों से ऊपर से पहाड़ों से जब नीचे की ओर ढलान की ओर आती है तो नीचे विशेष प्रकार की एक आकृति बन जाती है, विस्फोट टाइप का होता है, तो वो चीज कहलाती है डेल्टा। आगे देखो, जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट भी कहते हैं किसको, चाहे तो रेत सिल्ट मृत्तिका के अनुपात पाए जाते हैं। लोह तत्व के प्रसार यानी फैलने के कारण होता है, प्रसार के कारण होता है। अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछ ले कि लाल और पीली मृदा में लाल मृदा का रंग काला क्यों होता है, तो क्या लिखोगे कि लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिण हिस्सों में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह तत्व के अधिक पाए जाने के कारण इनका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसी में आगे लिखेंगे इस प्रकार की मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान, आदि या जैसे स्थानों पर पाई जाती है, कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं, लाल और पीली मृदा की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान जैसे स्थानों पर पाई जाती है। आगे लिखते हैं, ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। उसके बाद जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट मृत्तिका के अनुपात भी पाए जाते हैं। आपसे पूछ ले सवाल के जलोढ़ मृदा में किस किस के अनुपात पाए जाते हैं, तो क्या लिखोगे, एक नंबर में रेत के अनुपात पाए जाते हैं, सिल्ट के अनुपात पाए जाते हैं, मृत्तिका के अनुपात पाए जाते हैं। एक शब्द निक्षेप का मतलब होता है कि जब नदियां अपने साथ बहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती है। ये कंकड़ जो पत्थर है ना वही कहलाते हैं निक्षेप। आगे देखो इस जलोढ़ मिट्टी के बारे में। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना सभी। आयु के आधार पर, एज के आधार पर, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है।
आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। देखो दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पहला जो प्रकार है वो है पुराना जलोढ़। पहला जो प्रकार है पुराना जलोढ़, और दूसरा जो प्रकार है वो है नवीन जलोढ़। देखो पुराना जो जलोढ़ है इसको बांगर कहते हैं, पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। और नवीन जो जलोढ़ है इसको खादर कहा जाता है। उसके बाद देखना जो पुराना जलोढ़ है ना, इस पुराने जलोढ़ के अंदर कंकड़ पत्थर की मात्रा पाई जाती है। पुराने जलोढ़ में कंकड़ पत्थर की मात्रा कंकड़ पत्थर की मात्रा पत्थर या छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जबकि नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं। इसमें महीन कण पाए जाते हैं, महीन कण यानी कि बारीक बारीक जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। हम कौन सी मृदा पढ़ रहे हैं? जलोढ़ मृदा। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या लिखोगे कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। पहला पुराना जलोढ़ जिसको बांगर कहते हैं, दूसरा नवीन जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं। अब पुराना जो जलोढ़ है बांगर, जिसमें कंकड़ पत्थर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जबकि जो नवीन जलोढ़ है खादर, उसमें महीन कण पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि बांगर और खादर किसे कहते हैं। तो बांगर का मतलब है पुराना और खादर का मतलब है नया। एक और लाइन लिखो इसके अंदर। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। याद कर लेना एक बार इसको भी, गहन कृषि की जाती है। तो ये था हमारा जलोढ़ मृदा। ध्यान रखना आयु के आधार पर दो प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ नया जलोढ़। पुराने को खादर, पुराने को बांगर और नए को खादर कहते हैं। पुराने जलोढ़ में कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जबकि नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं। उसके बाद अधिक उपजाऊपन होने, जलोढ़ जो मृदा है भारत की सबसे उपजाऊपन मृदा है, और इस उपजाऊपन के कारण यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि का यहाँ पर कार्य किया जाता है। हम अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है कृषि, उस अध्याय नंबर 4 में कृषि के तो पाठ में हम लोग गहन कृषि के बारे में वहां पर पढ़ेंगे विस्तार से। अग्नि मृदा पे चलते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण मृदा है भारत की वो है काली मृदा। इसका रंग काला होता है और इसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदा काली कपास की मृदा के नाम से भी जानी जाती है, काली मृदा। पहली लाइन में लिख लेना, इस मृदा का रंग काला होता है। इस मृदा का रंग काला होता है। सवाल पूछ ले कौन सी भारत में किस मृदा का रंग काला होता है, तो आंसर क्या लिखोगे? काली मृदा। दूसरी, इस मृदा का रंग काला होता है। इस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा को रेगुर
रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा का रंग काला होता है। इस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और काली मृदा काली कपास की खेती के लिए यानी कपास की खेती के लिए लाभदायक होती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद देखो ये मृदा दक्कन पठार, ये मृदा दक्कन पठार, पश्चिमी पठार, पठारी भाग लिख लो। ये मृदा दक्कन पठार, पश्चिमी पठार, पठारी भाग में पाई जाती है या भागों में लिख लो, भागों में पाई जाती है। उसके बाद ध्यान रखना कि काली मृदा भारत में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो वो लिख लो। ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास वाला भाग ही कहलाता है सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूं, उसको वहां से भी क्लियर कर सकते हो। तो कौन सी मृदा पढ़ी हमने? दूसरी, काली मृदा। इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। पहला क्वेश्चन। इस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, काली मृदा किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तीसरा प्रश्न, दक्कन का पठार, पश्चिमी पठारी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर में क्या आएगा? काली मृदा। और ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, सौराष्ट्र, मालवा और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में काली मृदा पाई जाती है। चलते हैं अगली मृदा की ओर, जिसका नाम है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, इसमें लिखेंगे लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह तत्व के प्रसार के कारण होती है। इस प्रकार की मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान जैसे स्थानों पर पाई जाती है। जितने भी शब्द आ रहे हैं ना, जैसे कि आग्नेय क्या होता है, रूपांतरित क्या होता है, इन सारे शब्दों का एक पीडीएफ लेकर आऊंगा। उसमें आपको सारे शब्दों का अर्थ बता दूंगा। आपका भूगोल में और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आगे लिखते हैं अगली मृदा का नाम लेटराइट मृदा। ये भी इम्पोर्टेंट है।
लेटराइट, लेटराइट शब्द, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ होता है ईंट। सवाल पूछ ले आपसे कि लेटराइट शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो आंसर में क्या आएगा, ग्रीक भाषा के। फिर पूछ ले ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द से लेटराइट शब्द लिया गया है, तो ग्रीक भाषा कौन सा शब्द है, लेटर शब्द लिया गया है। फिर आपसे तीसरा प्रश्न पूछ ले लेटर का अर्थ क्या होता है, तो क्या लिखोगे, इसका आंसर ईंट होता है लेटर का अर्थ। आगे लिखो इसमें, लेटराइट मृदा। ध्यान रखना, लेटराइट जो मृदा होती है वो काजू की फसल के लिए लाभदायक होती है। काजू की फसल के लिए लाभदायक होती है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए लाभदायक होती है। आगे लिखो इसमें, लेटराइट मृदा अधिकतर अम्लीय और गहरी होती है। अम्लीय और गहरी होती है। इसका पीएच मान 6.0 होता है। आपसे सवाल पूछ ले लेटराइट मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो क्या लिखोगे कि लेटराइट मृदा का पीएच मान 6.0 होता है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ ईंट होता है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए लाभदायक होती है। लेटराइट मृदा अधिकतर अम्लीय होती है और अम्लीय अम्ल का इसके अम्ल का पीएच मान होता है 6.0 और गहरी पाई जाती है। ये लिख रहा हूं एक और पॉइंट, ये मृदा महाराष्ट्र कर रहा था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं अगली मृदा की ओर। मरुस्थलीय मृदा। इसमें लिखेंगे पहली लाइन, इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। एनसीईआरटी किताब को ध्यान में रख के लिखवा रहा हूं, तो अच्छे से उतार लेना, नोट्स बना लेना और साथ के साथ याद करते जाना। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। उसके बाद लिखेंगे यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है। यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है। इसके बाद अगली जो मृदा हमारी वो है वन मृदा। मरुस्थलीय मृदा और अब उसके बाद देखते हैं वन मृदा। वन मृदा यानी ये मृदा है आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो क्या लिखोगे आंसर में कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वन मृदा पाई जाती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों जैसे कि नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदा उपजाऊ पाई जाती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेष करके नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदा उपजाऊ मानी जाती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक चलेगा अपना
वो चलेगा मृदा अपरदन और संरक्षण। यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है, संरक्षण का मतलब तो पहले बताया था कि संरक्षण का मतलब इन मृदाओं को कैसे बचाना या किसी भी चीज को बचाना, कैसे बचाया कैसे जा सकता है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ध्यान रखना, एक नंबर में सवाल पूछ सकता है कि मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें कहते हैं अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, जिसे उत्खाद भूमि भी कहा जाता है। तो आपसे अवनालिकाएं किसे कहते हैं, उत्खाद भूमि क्या होती है, वो पूछ सकता है। चंबल बेसिन क्या होता है, ऐसी भूमि को खड भूमि भी कहा जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड भूमि भी कहा जाता है। कई बार जल विस्तर क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता चला जाता है, किसमें, मृदा के अपरदन और उसके संरक्षण के अंतर्गत। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट अपना। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे कहते हैं चादर अपरदन। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि चादर अपरदन क्या होता है। ऐसी स्थिति किसी भी क्षेत्र में ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है ना, उसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। उसके बाद देखो, ढाल वाली भूमि पर समांतर रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति भी घट जाती है, और इसे ध्यान रखना, क्या कहेंगे, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि समोच्च जुताई क्या होती है। तो ढाल वाली भूमि पर समांतर रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है, फसलों के बीच में बड़े बड़े घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पट्टियां पवनों के द्वारा जनित बल को कमजोर कर देती है, और इस तरीके को क्या कहते हैं, पट्टी कृषि कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब जो भी हमने पीछे पढ़ा उसमें कुछ जो भी इंपोर्टेंट शब्द थे वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि सोपान क्या होता है, इसको सोपान कृषि भी कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना ताकि पानी के बहाव को कम किया जा सके, तो उसे सोपान बोलते हैं। सोपान कृषि भी इसको कहा जाता है। दूसरा शब्द आया था हमारे पास मृतिका युक्त, जिसमें बाहरी कणों की मात्रा ज्यादा होती है ना, उसे कहते हैं मृतिका, यानी मिट्टी के कणों की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है उसे कहते हैं मृतिका युक्त। एक और शब्द आया था वाहिकाएं क्या होती है, कि वर्षा के जल से खेत या ढलानों पर बनने वाली नालियां, वर्षा के जल से खेत या ढलानों पर बनने वाली नालियां कहलाती है वाहिकाएं। ये भी 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद अवनालिकाएं क्या होती है, कि जब वाहिकाएं गहरी और बड़ी हो जाती है ना, तो उस स्थिति को कहते हैं अवनालिकाएं। उत्खाद भूमि क्या होती है, उबड़ खाबड़ भूमि, जो भूमि खेती के लिए अयोग्य मानी जाती है उसे कहते हैं उत्खाद भूमि। चादर अपरदन क्या होता है, कि भारी वर्षा के कारण ऊपरी उपजाऊ मिट्टी, वर्षा के कारण जो ऊपर की उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो वहां से बह जाती है, उसे कहते हैं चादर अपरदन। पवन अपरदन, तेज हवा द्वारा कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, तेज हवा के द्वारा कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कहलाता है पवन अपरदन। इसके बाद चलते हैं आगे। एक और शब्द आया था समोच्च जुताई, पहाड़ी ढालों पर समांतर रेखाओं के समांतर खींचे जाने वाली जो जुताई होती है, की जाने वाली जुताई होती है, उसे कहते हैं समोच्च जुताई, पहाड़ी ढालों पर, ध्यान रखना आप तो। उसके बाद एक होता है पट्टी कृषि, बड़े बड़े जो खेत होते हैं ना वो खेत किस रूप में बदल जाते हैं, पट्टी कृषि के रूप में बदल जाते हैं। और इसी के साथ आपका पहला पार्ट संसाधन और विकास क्या हो गया, समाप्त, जो कि 3 नंबर का पार्ट था। अच्छे से पूरे पार्ट को उतारना, उसके बाद लिखना। आगे के हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसमें वन और वन्य जीव संसाधन नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।